डिलाइट आईएएस में मैं कीवी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम अपने एनसीईआरटी समरी कोर्स के सीरीज़ के क्लास 7 के अध्याय 2 नए राजा और उनके राज्य के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम इस टॉपिक से रिलेटेड सभी छोटे छोटे बिंदुओं को कवर करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं आज के प्रश्न के बारे में। आज का प्रश्न है, मंदिर पूजा आराधना के साथ, मतलब जो उस समय के मंदिर थे वह पूजा आराधना के साथ और किस किस के केंद्र थे? आर्थिक केंद्र थे, सामाजिक केंद्र थे, सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे या सभी के केंद्र थे? इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और मैं इसका उत्तर आपको वीडियो एंड होने पर दूंगी। आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले हम जानते हैं 7वीं से 12वीं शताब्दियों के मध्य उदय होने वाले प्रमुख राजवंशों को। उस समय कई राजवंशों का उदय हुआ था, जैसे कि पाल, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चालुक्य वंश, पल्लव वंश, चोल वंश और चौहान वंश। जैसा कि आप मानचित्र में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से जो नए नए राजवंश थे उनका चित्रण किया गया है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इन राजवंशों का उदय क्यों हुआ था, किस तरीके से ये नए राजवंश आए थे। 7वीं शताब्दी आते आते उपमहाद्वीप था जो हमारा, वहाँ पर बड़े भूस्वामी और योद्धा और सरदार जो थे वह अस्तित्व में आ चुके थे। ये लोग जो होते थे वह प्रायः राजा के मातहत या सामंत होते थे, अर्थात ये राजा के अंडर में काम करते थे। इनसे एक उम्मीद की जाती थी कि वह राजा के लिए तरह तरह के उपहार लाएं और दरबार में अपनी हाजिरी लगाएं। इसके साथ साथ सैन्य सहायता उपलब्ध कराएं जब उन्हें ज़रूरत हो। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने के बाद ये लोग अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर इत्यादि घोषित करते थे। कभी कभी ये अपने स्वामी के आधिपत्य से भी ज़्यादा स्वतंत्र, इनके पास वो होती थी, क्या बोलते शक्ति होती थी, जिससे वह उससे स्वतंत्र होने का भी दावा करते थे। जैसा कि हम देखते हैं एक उदाहरण के रूप में दक्कन में राष्ट्रकूट थे। ये जो पहले थे ना, ये पहले चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं शताब्दी के मध्य राष्ट्रकूटों के एक प्रधान दंती दुर्ग ने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार करके उन्हें हराया और हिरण्यगर्भ अर्थात सोने के गर्भ नाम का एक अनुष्ठान किया। यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से किया जाता था। इसमें यह माना जाता था कि जिसका जन्म क्षत्रिय जाति में ना हुआ हो वह क्षत्रिय के रूप में अपना क्षत्रियत्व वापस प्राप्त कर सके। इससे हम ये कई उदाहरण हम देखते हैं कि लोगों ने अपने जो बहुत बड़े बड़े परिवार हो जाते थे, जैसे सामंत या बड़े बड़े उद्यमी जो लोग होते थे, उन्होंने अपनी राजशाही वापस पाने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। जैसे कि गुर्जर प्रतिहार को हम देख ही सकते हैं, जिन्होंने अपना परंपरागत पेशे छोड़ दिया और शस्त्र को अपना के फिर उन्होंने कर्नाटक और राजस्थान में सफलतापूर्वक शासन किया। उसके बाद हम देखते हैं राज्यों में प्रशासन। हम ये देखते हैं कि नए नए राज्यों में कहीं कहीं महाराजाधिराज या त्रिभुवन चक्रवर्ती और इस तरीके की भारी भरकम उपाधि धारण करने वाले लोग थे। इन दावों के बावजूद, मतलब ये लोग इतने बड़े बड़े उपाधि के बावजूद ये अपने सामंत और साथ साथ किसानों, व्यापारियों, ब्राह्मणों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। अर्थात यहाँ पे ऐसा नहीं था कि जैसे जिस तरीके के राजा थे, क्योंकि नए नए राजा बने थे तो इनको लोगों के साथ साठगांठ करके या बनाकर रखना पड़ता था। जो यहाँ पे जो राज्यों के उत्पादक थे, अर्थात जो किसान थे, पशुपालक थे, उन और कारीगरों से वे संसाधन इकट्ठे करते थे और इसके उत्पाद का एक हिस्सा लोगों को त्यागने के लिए बनाना या बाध्य किया जाना बहुत मुश्किल होता था। इसको फिर वह लगान के रूप में वसूल करते थे, क्योंकि वह अपने आप को भूस्वामी मांगते थे। इस तरीके से राजस्व भी व्यापारियों से वसूला जाता था। ये जो संसाधन थे, वह व्यवस्था जो थी वह राजा की वित्तीय आधार बनती थी। इससे वे अपनी वित्तीय प्रणाली को बहुत स्ट्रॉन्ग करते थे। वह मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होती थी। जो उस समय संसाधन का इस्तेमाल होता था, उसमें जो धन मिलता था उससे वे जमीन और व्यापारिक मार्गों की भी मतलब होती ना कि का निर्माण करते थे। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि कई पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। इनकी नियुक्ति प्रायः वंशानुगत होती थी, मतलब ये आनुवंशिक होते थे। पिता के बाद पुत्र वहाँ पर
उस पद पर आता था। इसके साथ साथ सेना में भी ऐसा ही होता था, और ये अधिकतर वे लोग होते थे जो राजा के निकट संबंधी या रिश्तेदार होते थे, उस तरीके के लोग यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिर हम जानते हैं प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान के बारे में। हम ये देखते हैं कि प्रशस्तियों में जो ब्यौरे हैं वो बिल्कुल ही वैसे सत्य नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक तरीके से आभास मिलता है कि वह गलत भी हो सकता है, लेकिन जिनसे हमें ऐसा पता चलता है कि वे शासक खुद चाहते थे, कि वे खुद दर्शाना चाहते थे कि उनके लिए, मिसाल के लिए, उन्हें शूरवीर, विजयी योद्धा के रूप में उन्हें दर्शाया जाए। ये जो विद्वान ब्राह्मणों द्वारा जो इनकी रचना की गई है, इसकी जो रचना है प्रशस्तियों की, वह ब्राह्मणों द्वारा रचना किया गई है, जिस जो जो अक्सर प्रशासन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते थे। और ये लोग, जो राजा लोग होते थे, वह ब्राह्मणों को प्रायः बहुत अनुदान देते थे, उन्हें बहुत बड़े बड़े भूमि मिलती थी, और जो तामपत्रों पर अभिलिखित होता था, वे जो भूमि पाने वालों को दिए जाते थे। ठीक है, मतलब उन्होंने लिख रखा था कि कैसे किसको कितना मिलेगा और कितना जो भी था, और उन लोगों को ज़्यादा मिलता था जो इनकी तारीफ़ों, मतलब होता है ना, जो इनके बारे में काफ़ी कुछ लिखते थे। इन्होंने अपना, जैसे कि एक वृत्तांत के रूप में हम देख सकते हैं कि कश्मीर के बारे में लिखा गया है। कश्मीर के बारे में कल्हड़ नामक एक रचनाकार ने लिखा है, जिसमें वहाँ के सारी चीज़ों के बारे में, वहाँ के दस्तावेज, शिलालेख और उन सब के बारे में उन्होंने उसका समावेश किया है, जिसको हम उस समय के स्रोत के रूप में इकट्ठा कर सकते हैं। इसके लिए हम यह देखते हैं कि धन के लिए यहाँ पर युद्ध होता था। हमने यह देखा कि प्रत्येक राजवंश का एक विशेष क्षेत्र होता था, लेकिन वे दूसरों के क्षेत्र पर भी नियंत्रण करने का प्रयत्न करते थे, और इसका एक प्रमुख कारण धन था। जैसे कि हम एक बहुत मतलब प्रमुख जगह थी गंगा घाटी में कन्नौज नगर। कन्नौज नगर बहुत महत्वपूर्ण जगह होती थी। ये गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासकों के लिए आपस में यहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी। ये लड़ाई 3 पक्षों में थी, इसलिए इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की जाती है। ये काफ़ी लंबी चली थी ये लड़ाई। यहाँ पे शासकों ने, हम ये भी देखेंगे कि शासकों ने बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवा के अपने सत्ता और संसाधनों का प्रयास करने का प्रयोग किया है। इसलिए जब वे एक दूसरे राज्य पे आक्रमण करते थे, तो वे सिर्फ सेना पे आक्रमण नहीं करते थे, वह मंदिरों को भी निशाना बनाते थे, जो कि बहुत अधिक संपन्न होते थे। इसमें हम सिर्फ भारत के नहीं, बाहर के शासकों को भी देखेंगे, जैसे कि अफगानिस्तान के शासक का सुल्तान महमूद, यह बहुत प्रमुख उस समय का शासक था। इसे 1997 से 1030 तक शासन किया। उसने जब भारत के हिस्से में आक्रमण किया, तो उसने भारत के कई मंदिरों, जैसे उसमें जो कि इंक्लूड है सोमनाथ का मंदिर, वह बहुत संपन्न मंदिर था, उसका वो सारा धन उठा कर ले गया, और उसने अपना हिस्सा गजनी में एक अपनी वैभवशाली राजधानी के निर्माण के रूप में बनाया। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि जिस तरीके के भी ये जो शासक होते थे, इन्होंने सबने इस तरीके का कार्य किया था। सुल्तान महमूद लोगों के बारे में कई बातें जानना चाहता था। वह लोगों के बारे में अल बिरनी नामक एक विद्वान को उसने उपमहाद्वीप के बारे में लिखने का लेखा जोखा तक दे रखा था। आइए हम जानते हैं चोल राज के बारे में। चोल राजवंश अचानक से कैसे आया। जैसे कि आप ये हिस्सा देख सकते हैं जो मानचित्र में दिया हुआ है, ये पूरा हिस्सा चोल वंश के अंतर्गत आता था। कावेरी डेल्टा के मुटियार नाम के प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। ये बहुत बड़ा, ये कोई मतलब परंपरागत नहीं था, ये भी एक तरीके से छोटा सा ही राज्य था। ये कांचीपुरम के पल्लव राजों के महातत थे, मतलब उनके अंतर्गत कार्य करते थे। फिर उरैयार के चोले वंश प्राचीन मुखिया परिवार ने वहाँ पर उनको हरा दिया और डेल्टा पे कब्जा कर लिया। उसके बाद उन्होंने तंजावुर शहर और निशुंभनी देवी का मंदिर वहाँ पर बनवाया। फिर उन्होंने विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता, उससे अपने राज्य का क्षेत्रफल और शक्ति दोनों बढ़ाया। दक्षिण और उत्तरी भारत में जो पांड्य शासन था और पल्लव शासक था, वह भी इस शासक का हिस्सा बन गए। राजा राज प्रथम, यह चोल शासक का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता था। यह 985 में राजा बना, और इसने ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण विस्तार किया। उसने अपने साम्राज्य के
प्रशासन का भी पुनर्गठन किया था, मतलब उसको भी अच्छे से उसने डिस्ट्रक्चर किया था। उसके बाद उसके पुत्र राजेंद्र प्रथम ने भी उनकी नीतियां जारी रखी और गंगा घाटी और श्रीलंका कई देशों में आक्रमण करके, इसके साथ साथ एक और जानने योग्य बात है कि इन्होंने जल सेना भी बनाई थी। फिर हम देखते हैं भव्य मंदिर और मूर्ति कला के बारे में। राजा और राजेंद्र प्रथम द्वारा तंजावुर और गंगई कोंड चोलपुरम के निकट एक बड़े बड़े मंदिर और स्थापत्य कला वो बनाई गई। जो चोल मंदिर होते थे ये अपने आसपास होने वाले बस्तियों के विकसित होने का केंद्र बन गए। ये शिल्प के केंद्र बने। ये यहाँ पे जो मंदिर शासक थे और अन्य लोगों की भूमि से वह संपन्न हो गए थे। यहाँ की जो भूमि थी वो वहाँ के लोगों को निर्वाह करने के लिए खर्च होती थी। इसके साथ साथ जो मंदिर के आसपास लोग काम करते थे, जैसे पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर आदि लोग भी यहाँ पे इकट्ठे हो गए थे। इस दूसरे शब्दों में हमें ये पता चलता है कि मंदिर सिर्फ पूजा आराधना का केंद्र नहीं बन गया था, वह आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन का केंद्र बन गया था। इसके अलावा यहाँ पे एक सबसे विशिष्ट कार्य जो हुआ था वह कांस्य मूर्ति बनाने का कार्य हुआ था। चोल साम्राज्य के समय जो कांस्य प्रतिमाएं बनाई गई हैं वह सबसे उत्कृष्ट रचनाएं हैं। यह अधिकतर देवी देवताओं की बनाई जाती थी, लेकिन ये बहुत ही सुंदर रचनाएं बनी हैं। आइए हम जानते हैं कृषि और सिंचाई के बारे में। इस समय कृषि और सिंचाई में बहुत विकास के परिवर्तन देखने को मिले हैं। हमने कावेरी नदी में देखा कि कई प्रकार की मतलब एक प्राकृतिक रूप से यह सिंचाई का कार्य करने के लिए आवश्यक होती थी, लेकिन कहीं कहीं हमने यह भी देखा कि जहाँ पे सिंचाई का कार्य कृत्रिम रूप से करना पड़ता था वहाँ पे भी कई पद्धतियाँ अपनाई गई, जैसे कि कुएं खोदे गए हैं, जगह जगह पे पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए हैं। इसमें जो नए शासक थे और गाँव वालों ने इसमें बहुत ही सक्रिय दिलचस्पी दिखाई थी। आइए जानते हैं साम्राज्य के प्रशासन के बारे में। इस समय प्रशासन किस प्रकार से संगठित था, प्रशासन कितने स्तर पे था। जो किसान की बस्तियां थी वह उर कहलाती थी। ये सिंचाई के साथ साथ समृद्ध हो गई थी। इसके अलावा फिर जो गांवों के समूह थे उनको नाडू कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने के साथ साथ कर वसूलने के भी कार्य करते थे। इसके बाद वेल्लाल जाति के जो धनी किसान थे वे नाडू के कामकाज को बहुत अच्छे खासा उन पर नियंत्रण रखते थे। इसके अलावा इन राजाओं को इनमें से कई जो धनी भूस्वामी थे उन्हें चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुनवेलदवन यानी कि 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाले वेलन या किसान या अरैयार जैसी उपाधि प्राप्त की थी और इन्हें महत्वपूर्ण राजकीय पद दिए थे। हम ये देखते हैं कि इस समय का जो ये ज़्यादातर प्रशासन का कार्य था वह ब्राह्मण करते थे। ब्राह्मणों को इस समय भूमि अनुदान और ब्रह्मध्य भी बहुत प्राप्त हुआ था। ये बहुत एक मतलब एक होता है ना, एक बहुत उभरे हुए वर्ग के रूप में उभरे थे। इन्होंने बहुत कुशलता से कार्य करवाए, एक सभा का निर्माण करवाया। हर ब्राह्मदे की देखरेख के लिए एक ब्राह्मण भूस्वामी की एक सभा का निर्माण किया गया। यह बहुत कुशलता पूर्वक कार्य करती थी। इसमें अनेक प्रकार के सारे भी जितने भी ब्यौरे होते थे वे दर्ज करते थे, सब लिखते थे। इसके साथ साथ नगरम नाम से एक व्यापारियों का संघ होता था जो अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्यों करने के लिए विद्यमान होता था। आइए वापस आते हैं अपने प्रश्न पे। हमारा प्रश्न है मंदिर पूजा आराधना के साथ साथ किसका केंद्र था, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। मैंने अभी आपको चैप्टर में भी पढ़ाया है। इससे हमें यह पता चलता है कि मंदिर सिर्फ पूजा पाठ का केंद्र नहीं होता था। उस समय यह हमारे लिए हर चीज़, हमारी आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था का भी केंद्र हुआ करता था। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।